नेक्स्ट करेंगे अप्लीकेशन ऑफ सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें लिखिए टर्निंग ऑन ए सर्कुलर रोड, टर्निंग ऑन अ सर्कुलर रोड। चलो भाई, तो वही जरवल बाईपास वाले इस सड़क पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ तो है ही वहां पे हमें क्या करना है, टर्न करना है, ठीक है। किस गाड़ी में चले, कोई भी गाड़ी चलेगी। इसका मास m है, तो लगेगा, ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिए तो समझाता हूं आगे। r1 और ये लगा r2, और ये जा रहा है वेलोसिटी v, mu is the coefficient of friction, इसको लिख लो, भी समझाते हैं। 1 plus r2 mu r1 plus r2 v square upon r mu v square upon r mu r1 plus r2 is equal to mu। v square is equal to mu g r v is equal to mu r v। नोट कर लीजिए, इसको समझा रहे हैं अभी। इसका यू एन जी, ये आपका क्या हो गया, देखिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए इसमें ये आप मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या कर रही है हमारी गाड़ी, कर्व कर रही है, गाड़ी में 4 पहिए दिखाई आपको 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए जो ये R1 और R2 क्या है, रिएक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है। तो 2 पहियों का मैंने एक रिएक्शन मान लिया है R1 और 2 पहियों का क्या मान लिया है R2। या आप मान लो ये बाइक है तो उसमें 2 ही पहिए हैं। बात ये है अगर दो रिएक्शन क्यों माने हैं, क्या हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस कितना है भाई, कॉन्टेक्ट सरफेस पे ही तो रिएक्शन आएगा, ठीक है। गाड़ी पूरी कॉन्टेक्ट में है क्या, नहीं, गाड़ी के पहिए ही तो कॉन्टेक्ट में है। अच्छा 2 पहिए एक साथ लगे हुए हैं ना, मतलब एक बराबरी पे लगे, तो दोनों को मिला के मैंने एक मान लिया रिएक्शन क्या R1 और इधर को क्या मान लिया R2। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। और R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, mg के। R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, mg के। अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ हो रहा है। पहले बात तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझ में आनी चाहिए इसमें कि F1 बराबर क्या है, F1 बराबर म्यू R1 और F2 बराबर कितना, म्यू R2। दोनों ही टायरों में क्या है, दोनों ही टायरों में फ्रिक्शन क्या है, F1 और F2। अभी 2 ही टायर मानो हैं तो 4, बट 2 को मिला के बराबर वालों क्या एक बोल दिया मैंने। तो पहले टायर में कितना म्यू R1, दूसरे में कितना म्यू R2। ये बात समझ में आई। और जब भी सर्कुलर मोशन, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा कि नहीं होगा ये समझना है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा या नहीं होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब ये टर्न कर रहा है, जब ये टर्न कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी तो क्या है, बाहर ही जाने की है। क्या है, हमेशा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होना चाहेगा, हमेशा ही बाहर जाने की टेंडेंसी। जैसे बेटा ये है ना, अब इसको बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके तुम चलाते हो, बहुत तेजी से करो तो ये क्या करेगा, ये अंदर आना चाह रहा है, ये बाहर जाना चाह रहा है। बहुत तेजी से तुम इसको करो, देखो चला भी गया ना, तो ये चला भी गया। तो ये क्या है, अगर आप बहुत तेजी से इसको मूव करिए तो इसकी टेंडेंसी क्या है, थैंक यू बेटा, इसकी टेंडेंसी है किधर, बाहर जाने की। अगर हल्के हल्के मूव कर रहे हैं तब तो आपको उस फोर्स का उसका उतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन अब बहुत तेजी से किसी को घुमाइए, रस्सी में पकड़िए और बहुत तेजी से मूव करिए, बहुत तेजी से मूव करिए, तो उसकी टेंडेंसी क्या, आपका हाथ पे क्या, आपको अनुभव होगा कि आपका हाथ क्या हो रहा है, खींच रहा है ना, ऐसा लगेगा कि हाथ क्या हो रहा है, खींच रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है, वो कोई वो स्यूडो फोर्स है, मतलब वो आभासी फोर्स ही तो है, वो एक्चुअल फोर्स तो नहीं है, लेकिन वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक पत्थर को लीजिए, उसको बांध के अपने सर पे नचाइए, आपका हाथ इधर मूव हो जाएगा, आप क्या होगा, हाथ अपने आप मूव हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसे नचाएंगे तो हाथ में आप देखेंगे एक जर सा महसूस होगा, और धीरे धीरे नहीं, थोड़ा तेज से करोगे, वो देखो पंकज करने भी लगा तेजी से आप घुमाएंगे तो क्या होगा, वो हाथ आपका हल्का सा मूव होगा। तो टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है हमेशा सर्किल से बाहर जाने की, और अगर टेंडेंसी बाहर जाने की है तो मोशन किधर हो रहा है, बाहर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड, किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो F1 प्लस F2 ये क्या होगा, ये आपका सेंटीपिटल फोर्स देगा। ये क्या देगा, सेंटीपिटल फोर्स देगा। अब बताओ सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं, भाई फ्रिक्शन ही क्या दे रहा है आपको, सेंटीपिटल फोर्स। और देखो फ्रिक्शन जहां पे नहीं वहां पे सर्कुलर मोशन हो जाएगा क्या, अगर फ्रिक्शन जहां पे अच्छा वहां पे सर्कुलर मोशन और अच्छा, अच्छे से मूव कर जाएंगे आप। तेल पड़ा हुआ है पूरा, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आपकी गाड़ी मूव कर पाएगी, नहीं मूव कर पाएगी, स्किड हो जाएगी, क्योंकि जो नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा, थोड़ा समझ लो ध्यान से, थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, समझिए, दोबारा से समझिए। आपको ये समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ये आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है या सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। अब मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो क्या करेगा, आपको उधर की तरफ में क्या कर देगा, धकेल देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो एक मतलब इसमें एक सेइंग है, समझ लीजिए, फिजिक्स में जैसे कहावत बोलते हैं, फिजिक्स में सेइंग है
कि फ्रिक्शन बहुत काम का दुश्मन है, फ्रिक्शन बहुत काम का दुश्मन है। इसका इंग्लिश में कहेंगे फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल। मतलब क्या है, फ्रिक्शन दुश्मन तो है हमारा लेकिन जरूरी बहुत है। फ्रिक्शन हमारे हर काम को कम कर देता है। हम चल रहे हैं ड्यू टू व्हाट, फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन हमारा जैसे मतलब वो है, कोई भी काम हो रहा है या ये घूम रहा है तो इस पे क्या लग रहा है, एयर फ्रिक्शन लग रहा है, बट एयर नहीं होगी तो घूमेगा भी नहीं, एयर नहीं होगी तो घूमेगा भी नहीं। अगर आप उसमें चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं, अगर मतलब फ्रिक्शन है, जैसे हमारे जूते घिस जाते हैं ना, हम चलेंगे तो हमारे जूते घिस जाएंगे, तो एक इविल तो है बट क्या है, ये जरूरी है। फ्रिक्शन बहुत काम का दुश्मन है, दुश्मन तो है लेकिन क्या है, बहुत ही काम का है। हर जगह पे कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, कोई भी मशीन है, उसमें वियर एंड टीयर आएगा, खराब होगी, लेकिन जरूरी भी है, वो घूमेगी भी तभी जब क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, अभी लिखा दूंगा। और ये क्या है, बहुत ही काम का दुश्मन है। तो जब भी हम सर्कुलर मोशन पे गए तो हमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं क्या दिया, सेंटीपिटल फोर्स दिया। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखिए, अब यहां से आ गया F1 प्लस F2 बराबर, ये इन दोनों को इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया तो क्या आया, F1 प्लस F2 बराबर म्यू R1 R2, और R1 R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 mg के बराबर है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपका सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। तो मैं इसको क्या बोल दूं, mv स्क्वायर अपॉन r, क्या बोल दूं, mv स्क्वायर अपॉन r। जस्ट अ मिनट बच्चों, आर जो mv स्क्वायर अपान आर है, ये म्यू mg के क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से v स्क्वायर बराबर क्या, m कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू जी आर। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, या v क्या है, म्यू आर जी से लेस देन है या इक्वल टू है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट म्यू आर जी। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम अपनी वेलोसिटी ज्यादा चाहते हैं, हर टर्न की क्या है, इसका मतलब क्या है, हर टर्न की एक मैक्सिमम वेलोसिटी डिफाइन है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे जो रोड बनी हुई है, कोई भी रोड है, कोई भी कर्व है, तो उसका म्यू डिफाइन है, क्या म्यू डिफाइन है, कुछ भी उसका फ्रिक्शन तो होगा ना, तो उसका भाई सॉइल टेस्टिंग करके उसका क्या होगा, फ्रिक्शन उसका डिफाइन हो जाएगा। और उसका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन है, तो क्या उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिफाइन है, बिल्कुल। बोलते हैं ना कि स्टॉप टर्न है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर आवर। वो कहां से कैलकुलेट करते हैं, यहीं से तो करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है टर्न की इसकी, या 10-20 जितना, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन है। अब बरसात में वो मैक्सिमम लिमिट मत मानिएगा, क्योंकि बरसात में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया। इसीलिए फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े डॉक्टर बन गए, ऑडी खरीद ली, स्पीड बढ़ा दी, फिर थक गए तो क्या फायदा, ना जान है तो जहान है। तो क्या करेंगे, वी मैक्स अपनी वेलोसिटी क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। और एक और तरीका, अब आप हैं थोड़े शैतान किस्म के, आप कहेंगे नहीं मैं स्पीड तो मेंटेन रखूंगा, अपनी स्पीड तो कम नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा देंगे। अगर दोनों बात नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है फिर मुलाकात होगी कभी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू यहां से आ गई, बाकी म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, इससे वी स्क्वायर अपॉन जी आर से बड़ा ही होना चाहिए। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और वी की मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रट लेंगे। जो कहानी बताइए वो थ्योरी के लिए बताइए, थ्योरी के असर्शन रीजन के तमाम तरह के दसियों तरह के सवाल बनते हैं। कल थोड़ा और बताऊंगा आप लोगों को, 2-4 और बताऊंगा। जैसे दही वही मत्ते हैं ना, तो उसमें देखते हैं मक्खन वक्खन बाहर आ जाता है, तो क्यों आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही आता है। ये सब तो बहुत बेसिक सवाल हैं,
ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कुमार मित्तल में, हिंदी में नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है बच्चों? नहीं पढ़ा है? किसने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? अब चलती ही नहीं चलती है? कुमार मित्तल की किताब चलती है क्या अभी? नहीं चलती है? चलती है, यूपी बोर्ड में चलती होगी। हाँ, हम लोग तो वही पढ़े थे। ठीक है, अरे उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, एनसीईआरटी से बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ाते हैं फिर। अच्छा, एक बात इसमें और बताना था कि वेलोसिटी, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जल्दी नहीं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। अभी दो और केस करेंगे, एक में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एक में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। पहले इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एक लाइन लिख लीजिए, V मैक्स इज लेस देन, ये सारा लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों को लिखिए। V मैक्स या V मैक्स बराबर क्या है? अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी। इसमें लिखिए, if velocity is more than this velocity, if velocity is more than this velocity, if velocity is more than this velocity, then the car will skid, the car will skid, कार क्या होगी? स्किड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, म्यू इज ग्रेटर, म्यू मिनिमम, म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? वी स्क्वायर अपॉन जी आर। म्यू मिनिमम बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी आर। लिखो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। This is the minimum value of friction. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऐसी, पहाड़ों पे जहां पे, अच्छा शॉर्ट टर्न है, यहाँ पे तो हम लोग तो यहाँ रहे, हिली एरिया में क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा? खाई होगी। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? बढ़िया स्पीड से आ रहे हैं अपनी ऑडी A6 में, उसके बाद क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और क्या होगा? आप सीधे कहां जाएंगे? ठीक है, तो संभाल के चलाइए गाड़ी। चलिए, बहुत होता है, नई नई कार खरीदिए तो फिर शौक लगता है फिर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, केस 1 करते हैं, टर्निंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये समझ में आ गया? नोट हो गया सबका? टर्निंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। देखिए जी, इसीलिए फिजिक्स पढ़ना जरूरी है ना, जिंदगी के साथ है। टर्निंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, टर्निंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जब हम टर्न कर रहे हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ टर्न कर रहे हैं। तो बेसिक काइनेमेटिक्स का सवाल। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन किस दिशा में है? वेलोसिटी की ही दिशा में है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करी है तो एक्सेलरेशन किस दिशा में है? वेलोसिटी की ही दिशा में है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट आपका है, तो थोड़ा और अच्छा बना लूं, v, तो इधर ही क्या लगा? 80 और हाँ हाँ दे दो, लेने आए कितने? दे दो दे दो। ठीक है, यहां पे लगा 80
और इधर या इधर बना लेते हैं, इस दिशा में लगेगा क्या, ए टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, ए सी, यहाँ पे लगेगा ए सी, जो इसका सेंटर होगा उसकी तरफ क्या लगेगा, ए सी लगेगा। अब देखो एक बात मुझे बस समझानी है और कुछ नहीं है सवाल में, ये हो गया ए टी और ये क्या हो गया, ए सी, तो इसका एक रिजल्टेंट होगा ना ए नेट, और ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया आएंगे थीटा, तो ए नेट हुआ ना, ए नेट की दिशा हुई, तो ये ए नेट की दिशा में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। भाई नेसेसरी फोर्स क्या है, इसी की दिशा में, तो सेंटीपिटल फोर्स किधर लग रहा होगा, इसी की दिशा में लग रहा होगा। जब हम उसमें सर्कुलर मोशन कर रहे थे, सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स था ना, ये तुम्हारा क्या था, अब इसका ये क्या है, नेसेसरी फोर्स है, तो सेंटीपिटल फोर्स आपका ए नेट की दिशा में लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसी की दिशा में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या लगेगा, इसी की दिशा में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ए नेट की दिशा में लगेगा। भाई फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, भाई इसका क्या, इसके पास दो एक्सेलरेशन है, इसके पास क्या है, पहले एटी क्या था, 0 था, अब बॉडी में क्या है, दो एक्सेलरेशन है, तो मैंने नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो बॉडी का नेट मूवमेंट कितना हो रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन की दिशा में, ठीक है, और उसी की दिशा में क्या, अपोजिट दिशा में क्या लग रहा होगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अपोजिट दिशा में क्या लगा, फ्रिक्शन, तो सब कुछ हटा के कह दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स ए नेट की दिशा में लग रहा है, क्या कह सकता हूं, समझ गए आप क्यों कह रहा हूं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट भी मैं बना सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हमेशा ही किधर लगेगा, हमारा ए नेट की दिशा में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही ए नेट की दिशा में लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो होगा, ये जो ये एंगल है क्या है, एंगल है थीटा, तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए टी, और एफ साइन थीटा, एन साइन थीटा बराबर एम ए सी, क्या कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये इसको एफ कॉस थीटा मतलब क्या है, इस दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स, ये इसको एम ए टी के बराबर, और एफ साइन थीटा बराबर क्या, एम ए सी, तो क्या यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, या क्या कर दूं, हाँ स्क्वायर करके ऐड कर दो, निकाल लो, क्या हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें, चले आगे चलें, बताओ बताओ, कुछ गलती है क्या, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सही है,
आगे चलें, नोट करिए जल्दी। हाँ अच्छा, इक्वल टू है एम, हाँ वो एम स्क्वायर है, लग रहा। ये इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग अपने आप करिए, ये मेरा काम थोड़ा ना करने का। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करिए, वो तो आपके रेफरेंस के लिए लिख रखा है, कुछ करना तो अपने आप है ना, कि मुझे करना है, अभी करना है ना। हो गया, चलिए आगे चलें। हो गया, नोट डाउन हो गया, जल्दी करो बेटा। बस एक दो लेक्चर का बचा है, सर्कुलर मोशन खत्म, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी करेंगे, और कोशिश करते हैं कि बेटा 15 दिसंबर से पहले पहले ये यूनिट खत्म कर देते हैं ना, पहला हमारा खत्म हो जाए, ये तो बहुत टाइम हो गया इसमें। अच्छा, जितना इसमें समय लगा है उतना आगे में नहीं लगेगा, आगे तेजी से होंगे। पहला हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाए एटलीस्ट, कब तक, 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक अगर खत्म हो जाएगा तो फिर 15 दिसंबर तक लगभग खत्म कर देंगे सेकंड मॉड्यूल। 15 दिसंबर, फिर 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च और 30 मार्च। 15 मार्च तक का टारगेट लेके चलते हैं कि हम लोग सब सिलेबस खत्म करें। टारगेट 15 मार्च का लेके चलेंगे तो जाके 30 मार्च तक खत्म होगा ना। 15 तारीख का टारगेट लेके चलते हैं तब जाके 30 को खत्म होगा, और 30 तक भी खत्म हो जाएगा तो बहुत है, उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल इसको करो, ये बहुत जरूरी है। ये जो पढ़ रहे हो अभी ना, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। ये अभी केवल ये यूनिट नहीं है, ये पूरी फिजिक्स की तैयारी है, ये हर जगह काम आएगा। चलिए जल्दी करते हैं। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बताओ जरा सा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन। वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग करती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ना, क्या होगा अपोजिट। ये क्या लगेगा टेंजेंशियल, और ये क्या लगेगा ए सी। कहानी सारी वही, लिख लो बस, ए टी, और ये क्या हो गया ए सी, और यहाँ पे क्या ए नेट। और क्या मैं ए नेट के डायरेक्शन में ही एफ का डायरेक्शन बोल सकता हूं, बोलो, बोल सकता हूं ना, एफ, और ये क्या थीटा। तो एफ कॉस थीटा बराबर एम ए टी, और एफ, थोड़ा अच्छा लिखूं, एफ साइन थीटा बराबर क्या एम ए सी। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो, दोबारा भी वही आ जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा एम अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ए टी क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। अच्छा वो लाइन भी लिख लो, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, आ सकता है स्टेटमेंट रीजनिंग में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, हिंदी में लिख लो, फ्रिक्शन बहुत काम का दुश्मन है। क्या है फ्रिक्शन, बहुत काम का दुश्मन है, इट वेरी मच नेसेसरी ना।
हमारे जूते तो घिसते हैं लेकिन हम चल भी उसी की वजह से पाते हैं। बैग टी शर्ट सबको मिल गई। कौन सा बैग अच्छा, आपकी बार वाला कि पुराना? पुराना वाला ज्यादा अच्छा है ना? अभी वाला ज्यादा अच्छा है? जिसके पास जो है वो अच्छा है। पुराना वाला लखनऊ से आया था, ये दिल्ली से आया है। क्या करना है बैग का? चलो नेक्स्ट चलें। हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग करिए। क्वेश्चन लिखिए। ए बेंड इन अ लोकल रोड इन अ लेवल रोड, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज अ रेडियस, अ बेंड इन ए लेवल रोड हैज अ रेडियस 100। बेंड 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 मतलब मोड़। अरे बेंड नहीं करते हैं कि वो रॉड को बेंड कर दिया तो क्या हो गया? कर्व। क्या हो गया? कर्व ना। अब बेंड लिख दें, बेंड। A bend in a level road has a radius of 100 meter. Has a radius of 100 meter. Find the maximum speed. Find the maximum speed when a car. Find the maximum speed which a car. When नहीं which लिखिए. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding. Full stop. If the coefficient of friction between the tire and road is 0.8। 0.8 बताइए। क्वेश्चन नोट कर लिया। A bend in a level road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding. If the coefficient of friction between tire and radius is 0.8, if the coefficient of radius between the tire and road is 0.8, चलिए बताइए। कितना? √800 देखते हैं। और बताओ, और लोग बताइए। कितना होगा? कितना होगा? 20√2। कैसे? फॉर्मूला कौन सा निकाला? V < μRg। V इज < √μRg। तो V max क्या होगा? V max क्या? 0.8 √ इंटू 100 इंटू कितना? 10। कितना आएगा? √800 लगभग 28 आएगा ये। 28 मीटर पर सेकेंड। देखो आ रहा है क्या? √800 कितना आ रहा है? अच्छा, रूट निकालना आता है कि नहीं? फंस जाओगे यहीं पे। नहीं दे रखा है तो क्या करोगे? √800 ऑप्शन में नहीं है। व्हाट यू विल डू? यू हैव टू सॉल्व दिस। देखो बेटा, इसको लिख सकते हो √8 इंटू 100। तो 100 का क्या हो जाएगा? 10 √8
10 अंडर रूट 8, ये आ गया। अब 8 भी क्या है, 4 गुणे 2, यही तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10, तो हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या मतलब है, हाँ हाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, यानी कि 20 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू तो आपको याद होगी, याद है कितनी, 1.20 इंटू 1.414, तो 14 गुणे 2 कितना 28, और 1 है तो क्या लगभग लगभग क्या हो जाएगा 28। क्या ये सॉल्व करना आता है या नहीं, आता है, लेकिन किया क्यों नहीं, रूट 100 4 800 क्यों बोला फिर आपने, क्यों नहीं रखी, निकालना चाहिए ना। अगर ऑप्शन में दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा यहां तक भी निकाल लोगे, बहुत बच्चे इसमें फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं है किसी भी स्टेप पे, आपको अंत तक आना चाहिए, चाहे इसमें पूछे चाहे इसमें पूछे। रूट 3 की वैल्यू ये तो याद रखो कम से कम कितना 1.73, रूट 4 की 2, रूट 5 की 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी 2.26 होती है सर, कितनी होती है रूट 5 की वैल्यू, तो अंदाजा तो लगा सकते हो। रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, रूट 3 की वैल्यू 1.73, रूट 2 की वैल्यू 1.21, रूट 1 की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी थोड़ी सी से ज्यादा। अच्छा रूट 9 की वैल्यू कितनी 3, तो रूट 8, रूट 7 और रूट 6, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, कितनी कितनी, अरे कहीं आएगा तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लोगे, नहीं कर लोगे, ठीक। रूट 5 की वैल्यू देखो 2.26 होती है शायद, देखो चेक करो कितनी होती है, अंडर रूट, मेरे तो कैलकुलेटर में दिया ही नहीं, आप लोगों के कैलकुलेटर में दिया है क्या, अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या है 2.4, अंडर रूट 6 नहीं, अंडर रूट 5, हाँ 2.23 क्या है 2.23। वैसे यहां तक याद रखो, ये बस 2 और 3 का याद रखो, बस हो जाएगा, बहुत ज्यादा है तो रूट 5 का याद रख लो, उतने से काम चल जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बेंडिंग ऑफ रोड समाप्त होता है। एक क्वेश्चन करा दें और, क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला बेस लिखिए, इफ थीटा डिपेंड्स अपॉन टाइम, if theta depends upon time t in the following way, if the theta depends upon time in the following way, theta बराबर 2t स्क्वायर, थीटा बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3, फाइंड ओमेगा एवरेज in 0 to 3 second and omega at 3 सेकेंड। चलिए ओमेगा इन 3 सेकेंड, चलिए तुरंत बताइए, बहुत छोटा सवाल बताएंगे, कितना 6 रेडियन और इंस्टेंटेनियस 12।
अच्छा बताइए, ओमेगा एवरेज का क्या मतलब है? ओमेगा एवरेज का क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी का हमारा क्या है? एवरेज। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है बताओ? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको? डब्ल्यू एवरेज बराबर थीटा टू, या यहाँ पे जैसे थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना। इसी में किस पे निकालना? 3 सेकंड पे, यानी कि थीटा थ्री, और ये क्या है? थीटा जीरो अपॉन टी थ्री माइनस, या इसको नीचे लिखो, अपॉन 3 - 0। क्या यहां तक बात समझ में आई? कुछ बच्चे थीटा टू लिखे तो यहाँ पे 2 सेकंड कर दिए, ऐसा नहीं है ना, ये तो लिखने का तरीका है। अब डब्ल्यू एवरेज निकले का तरीका है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है? 3 सेकंड पे निकालना। थीटा थ्री कितना हो गया? ये आप क्या हो गया? 21। टी की वैल्यू रखी यहाँ पे, कितनी रखी? 3 रखी, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 इंटू टू 18, 18 प्लस 3 21 माइनस थीटा जीरो, टी की वैल्यू जीरो, कितनी वैल्यू? 3 अपॉन कितना? 3, कितना हो गया? 18/3 कितना? 6। अच्छा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अच्छा डायमेंशन क्या होगा? t-1, ठीक है। इंस्टेंटेनियस निकालो। थीटा बराबर 2t² प्लस 3 डी थीटा बाई डी टी, क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4t। कहां पे निकालना है? t इज इक्वल टू 3 पे, तो क्या हो गया? 4 गुणे 3 कितना हो गया? 12। यूनिट क्या? रेडियन पर सेकेंड। अच्छा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी? t-1, ठीक है, क्योंकि वो है क्या? एंगुलर वेलोसिटी तो है। हो गया सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल भी नीट में आते हैं ना, और उस वक्त फॉर्मूला भूल जाता है, उस वक्त फॉर्मूला भूल जाता है। तो फॉर्मूला याद कैसे रखें? तो बेटा कोरिलेट करके रखिए। जैसे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेलोसिटी की तरह ही होगी ना। बहुत लोग एंगुलर शब्द से ही डर जाते हैं, ये नहीं, एंगुलर वेलोसिटी है तो वो भी वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमको लगता है सबको याद ही होगा ना। तो चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। तो चाल को ही क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा होता है, पढ़ा है मैं, मास्टर ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? थीटा अपॉन टी, ठीक है। अच्छा अब एवरेज निकालना है तो क्या करें? 2 पॉइंट के बीच का एवरेज ले लें। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या करें? हम उसका डिफरेंशियल ले लें। इतना ही तो है। भूल जाता है बेटा, मैं बता रहा हूं, मौके पे याद नहीं आता है ना। मौके पे हर आदमी धोखा देता है, वो हमारी बुद्धि भी धोखा दे जाती है उस टाइम पे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वॉट एवर नॉलेज यू हैव, यू ट्राई टू रिलेट दैट नॉलेज। मतलब क्या है? अपनी किसी, जैसे जो चीज तुम्हें याद है ना, एक तरीके का हमारी मेमोरी बिल्डिंग जो होती है ना, कंप्यूटर का सीपीयू अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स होता है। तो अपने याद करने का, जैसे किसी चीज से रिलेट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप किसी चीज से क्या करिए? उसको रिलेट कर लीजिए। तो जैसे वेलोसिटी आपको आती थी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर लिया? उसी से रिलेट कर लिया। तो वॉट एवर नॉलेज यू हैव, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से क्या करने ला? लिंक कर लेना। एक तरीके से रस्सी बन गई, और जब वो भूलेंगे तो हम पुरानी नॉलेज के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भाई याद दिलाओ, तो वो याद दिला देगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमने लिंक ही नहीं कर रखा है तो हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। जैसे बायोलॉजी वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या राइम बना के याद कर लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइम आपको पता है। कोई बचपन का कविता आपको पता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पता है, तो उसी का आपने बना लिया। या कोई आपको गाना याद है तो उसी की राइमिंग करके याद कर लिया। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तुम्हारे पास नॉलेज है, उसको क्या करें? नई नॉलेज को उससे क्या कर ले? लिंक कर लीजिए, तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, पढ़ाई का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, यही तरीका है। नहीं, हर चीज रिलेटिव होती, पढ़ा बता ही दिया मैंने आपको, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो हमको रिलेटिव टर्म में याद भी करना है, नहीं तो हम एब्सोल्यूट करेंगे तो भूल जाएंगे। हर चीज को क्या करना है? कहीं ना कहीं से लेके चलना है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या कर रहा हूं? रिलेट करते हुए चल रहा हूं। ये जो फिजिकल चीजें कराता हूं या बताता हूं, इसीलिए बताता हूं कि आप अपनी, आपकी मेमोरी में वो छाता वाता वाला क्यों लेके आए थे? बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है वो छाता याद रह जाए आपको।
दिमाग में हो कि हाँ सर लेके आए थे, कुछ बॉल वॉल गिरा रहे थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, एक और सवाल करते हैं, आप लोग की मेमोरी चेक करता हूं कि आपको याद है कि नहीं। चलो लिखो, अ पार्टिकल ट्रेवल इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अ पार्टिकल ट्रेवल इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, a particle travel in a circle of 20 centimeter at a speed that uniformly increases, at a speed that uniformly increases, that uniformly increases. If the speed changes, if the speed changes from 5 meter per second, from 5 meter per second to 6 meter per second, 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, in 2 seconds, then find the angular acceleration, find the angular acceleration. Find the angular acceleration. चलो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, बताओ कितना, 0.5। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। पन्ने मत पलटो, दिमाग का पलटो, बंद, सबके पन्ने बंद, याद करिए, मेमोराइज करिए। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एक और बात करो, एंगुलर एक्सेलरेशन कब आता है, जब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0। जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशन पढ़ाया था, भूल गए होगे अब तक तो। AT बराबर, अच्छा भूल गए तो याद करने का तरीका, V बराबर क्या था, R ओमेगा, V बराबर क्या था, R ओमेगा। तो कहाँ गया ये, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था शायद, AT बराबर R, सही है। देखो लीनियर वेलोसिटी बराबर R टाइम एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन बराबर R टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ाया था, रिलेट भी कराया था मैंने, याद है, भूल गए। V बराबर R ओमेगा तो सबको याद है, सबको याद है, ये सबको याद नहीं है। अब याद करने का तरीका क्या है, आप रिलेट कर लीजिए। ये भूल जाओगे बेटा, याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा, ये तो याद है, ऑलरेडी याद है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसी से क्या करें, नई नॉलेज को इंटरलिंक कर लें, को रिलेट कर लें। ये शब्द को समझिए। देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सब लोग कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट कैसे पढ़ाई करो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। You have to study is very important, but how to study is more important. आप पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है, घमंजा बना जा रहा है ना, आप नॉलेज इकट्ठा ही नहीं हो रही है, इंटरलिंक मौके पे याद ही नहीं आ रही है, तब क्या करेंगे ना। तो क्या करें, अपनी मेमोरी को क्या करेंगे, लिंक करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, जो नॉलेज आपके पास है उससे क्या करें, इंटरलिंक करते चलेंगे। यहाँ पे हमने देखा लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, so linear acceleration should be equal to क्या होगा, r टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या हो,
ये वेलोसिटी दिशा में थी ना, टेंजेंशियल दिशा में, तो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ये टेंजेंशियल वाला होगा, एसी नहीं होगा। ये कौन होगा, एसी नहीं है, एटी होगा ये। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? तो एटी बराबर आर अल्फा, यहाँ से निकाल लो, एटी क्या होगा, एटी की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 6 माइनस 5/2 कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 80/r, और 80 कितना है, 0.5, r कितना है, कितना 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 रेडियन पर सेकेंड, 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड। और व्हाट इज द डायमेंशन, t-2, t-2। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हफ्ते भर में जो पढ़िए उसको सैटरडे के टेस्ट में रिकॉल करिए, नहीं रिकॉल करिए तो टेस्ट के बाद जाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेजेस मैंने बता रखी है आपको, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है, बताया था ना एक दिन, कहानी बताई थी पूरी। ठीक है, क्या होता था उसमें, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या तो रिकॉल नहीं कर पाए, रिकॉल कर लिए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट कर लिए तो गलत इम्प्लीमेंट करिए, और इम्प्लीमेंट भी सही कर लेते तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं किया तो आखिरी में कैलकुलेट ही नहीं कर पाए ना। बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो आपको समझना है कि आप किस स्टेज पे हैं। ठीक है, उसको धीरे धीरे वीक बाई वीक हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करते चलेंगे। एट द एंड हम लोग साफ हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, या तो याद ही हो जाएगा या तो साफ भी हो जाएगा, दो ही चीजें हैं। चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं।